नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका अंतर्गत विज्ञान विषय के अंतिम पश्य रेखा आकलन के पत्र के बारे में। हमने आपके विज्ञान के जो जितने भी कार्य पत्र थे लगभग 59 कार्य पत्र हमने यहाँ पर समाप्त किए और आज हमारी अंतिम क्लास है विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम पश्य रेखा आकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तिका ले लें और अंतिम पेज निकाल 71। कौन सा पेज नंबर निकाले? 71 पेज नंबर सभी निकाले, जहां पर पश्य रेखा आकलन आया हुआ है। उनके क्वेश्चन और आंसर की मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए, विज्ञान विषय का पश्य रेखा आकलन पेज नंबर है 71। प्रिय विद्यार्थियों, पश्य रेखा आकलन आप सभी के सामने है। इसके अंदर कुल 27 सवाल पूछे गए। विद्यार्थी कितने सवाल? कुल 27 सवाल पूछे गए और सभी के उत्तर और अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं, तो अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? उत्तर देखिए, भाप से जलने की तीव्रता अधिक होगी क्योंकि उसमें जल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा पाई जाती है जो गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है विद्यार्थियों कि जब कोई भी जलता है तो उबलते हुए जल और भाप दोनों में किसकी तीव्रता अधिक होगी जलने की? तो विद्यार्थियों, यहाँ जो भाप से जलने की तीव्रता होगी वो अधिक होगी क्योंकि भाप के अंदर क्या होगा, जो जल होगा उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होगी, क्योंकि गुप्त ऊष्मा अधिक रूप में पाई जाएगी। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपने पश्य रेखा आकलन में लिखें। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है, नैप्थलीन को खुले में रख देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। साथियों, आप सभी ने देखा होगा नैप्थलीन, आपके गल में व्हाइट कलर की जो कपड़ों के अंदर रखने की गोली आती है वो नैप्थलीन की बनी होती है। आंसर देखिए, नैप्थलीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। कौन सा विद्यार्थी? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अतः खुला रखने पर कमरे के तापमान पर बिना कुछ ठोस पदार्थ छोड़े वह सीधा वाष्प में बदल जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सीधा ठोस से सीधा वाष्प यानी गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होगी उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर आप सभी विद्यार्थी अपने आकलन पत्र में लिखें। थोड़ा जल्दी लिखने का काम करिएगा क्योंकि कुल 27 सवाल हमें करने हैं। लगभग आधे घंटे का अपना ये वीडियो बनेगा। जल्दी लिखने का काम करें। हम बात कर रहे हैं विज्ञान के अंतिम पश्य रेखा आकलन पत्र की। यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे कार्य पत्र के साथ अब हम करवाने वाले हैं आपके मॉडल पेपर। विद्यार्थियों, कल से आपको विज्ञान विषय के वार्षिक परीक्षा में आने वाले मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिलने लगेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास की PDF और मॉडल पेपर की PDF के लिए हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट कर लो तीसरे क्वेश्चन को और सीधा 3 नंबर में वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर है, परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश धन या फिर ऋण आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमोनियम आयन NH4+, नाइट्रेट आयन NO3-, सल्फर आयन SO4-2। यानी देखो सब पर क्या होगा, धनावेश या फिर ऋणावेश आवेश होता है। तो ये है बहुपरमाणुक आयन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से लिखें। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख के सभी विद्यार्थी आंसर को लिखना।
मैं धीरे धीरे चलूंगा, बहुत आराम से हम पढ़ने वाले, सारे 27 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा और अंतिम सवाल तक आप सारे क्वेश्चन अपने पश्चिम रेखा आकलन पत्र में कीजिएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करें। आगे चलें। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 5 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिसका परमाणु क्रमांक 5 है वो तत्व है बोरॉन। कौन है विद्यार्थियों? बोरॉन है, और इसकी संयोजकता होगी 3। लिखिए जल्दी से, बोरॉन और उसकी संयोजकता लिखिए 3। लिख दिया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, बोर के परमाणिक मॉडल की 2 विशेषताएं लिखनी। कितनी विशेषता लिखनी विद्यार्थियों? 2। पहली विशेषता इसकी कि नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर ने बताया था, बोर ने ऐसी कक्षा बताई थी, ठीक है ना। बोर का जो मॉडल था निल्स बोर का, उन्हें KLM ऐसी कक्षा बताई थी। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्त के आकार में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, इसके अनुसार परमाणु की केंद्रीय भाग में धनात्मक आवेश वाला भाग क्या कहलाएगा? नाभिक होता है। यानी जो परमाणु होगा उसका जो केंद्र होगा, उसका जो समस्त भाग होगा वो धनावेश होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? धनावेश होगा। और इस धनावेश भाग को क्या बोला? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। तो उतारिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखें आप सभी। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने बता दिया, और इसके नीचे 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपकी क्लास में जितने भी दोस्त जितने भी आपके क्लासमेट हैं सबको ये वीडियो जरूर बताएं, ताकि वह भी अपने पश्चिम रेखा आकलन का जो कार्य है कर सके। हो गया। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक तथा समभारिक में कोई एक अंतर लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट है, आप वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से समस्थानिक और समभारिक को अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। उत्तर देखिए इसका, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि समभारिक में परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखिए, प्लेटिड कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो प्लेटिड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होंगे वो रंगीन होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो श्वेत और रंगीन होते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इसको लिखें। हो गया। तो ये हमारे 71वां पेज का काम समाप्त हुआ। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल 9 की, जिसमें मुख्य सवाल है केंद्र के कार्य लिखिए। यानी कोशिका का अंतर्गत जो केंद्र होता है वो क्या काम करता है। प्रिय विद्यार्थी, जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क होता है उसी प्रकार कोशिका का जो केंद्र होता है वही कार्य करता है। देखिए, केंद्र कोशिका का मुख्य अंग है। क्या अंग है? मुख्य अंग होता है। यह कोशिका की समस्त, ये लिखा हुआ है समस्त गतिविधियों जैसे कि संचय, आनुवांशिक सूचनाओं का उपयोग आदि पर नियंत्रण रखता है तथा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही न्यूक्लियस में प्रोटीन और डीएनए का संचय करता है, और आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान भी इसके द्वारा किया जाता है। ये सभी जो मुख्य कार्य थे केंद्र के, वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो सभी विद्यार्थी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा उत्तर अपने जो पश्चिम रेखा आकलन का 9 नंबर सवाल है उसमें लिखें। ऐसा का ऐसा आप उतारें। आराम से उतारिएगा, कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 को सभी विद्यार्थी उतारें। फिर हम बात करेंगे अपने 10वें क्वेश्चन की। अगर चलते हैं धीरे धीरे, अपन एक लाइन लिख ली होगी आपने।
10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। देखिए विद्यार्थी 10वां क्वेश्चन कि कायिक वृद्धि हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु सूत्री विभाजन, कैसे विद्यार्थियों, सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में हर कोशिका विभाजित होती है तथा दो समरूपी संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान ही होती है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी विद्यार्थी लिखें। थोड़ा जल्दी लिखने का कार्य करें ताकि हमें कुल 27 सवाल करने हैं वो हम अच्छी तरह से कर सकें। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसके आधार पर करना है? कोशिका भित्ति के आधार पर। तो यहाँ पे मैं उत्तर लिख के लाया हूँ, आप देख सकते हैं आंसर। 11 नंबर का आंसर देखें कि पेरेकाइमा में कोशिका भित्ति पतली होती है तथा सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है कि पेरेकाइमा में कोशिका भित्ति कैसे होती है? पतली, और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट दूसरी अपनी है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है, इसमें पेक्टिन जमा होते हैं। क्या? पेक्टिन। तीसरा, स्क्लेनकाइमा की कोशिका भित्ति लिग्निट के कारण मोटी होती है, यानी कि स्क्लेनकाइमा जो कोशिका भित्ति होगी विद्यार्थियों वो लिग्निट की बनी होती है। और यहाँ से आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पेरेकाइमा कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, या फिर कोलेनकाइमा की या फिर स्क्लेनकाइमा की। तीनों याद रखना, सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। तो जल्दी लिखें क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर अपना 11। आंसर आपके सामने है, सभी विद्यार्थी लिखें। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। अच्छी तरह से लिखिएगा, कोई भी गलती ना करें। और हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इस क्लास की पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद वहां पर मिल जाएगी। सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे दिया गया है। हो गया, चला आगे। अभी 12वां क्वेश्चन करें, देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए अभी, हाँ, पौधों से जुड़ा हुआ ये सवाल अपना। देखिए 12वां क्वेश्चन है, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पौधों, इसको मैंने पॉइंट बना के लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। ये पौधों की सभी भागों की रक्षा करती है। क्या करेगी? रक्षा। दूसरा पॉइंट है, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये रंध्र कहते हैं, जो वाष्प उत्सर्जन व गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं। यानी कि वाष्प उत्सर्जन की जब प्रक्रिया होगी तो पत्ती के माध्यम से गैसों के आदान प्रदान में यह एपिडर्मिस सहायक होते हैं। तीसरा, मनुष्यतलीय पौधों की बाह्य सतह वाले एपिडर्मिस में ल्यूटिन का लेप होता है, जो अत्यधिक जल के वाष्पन को रोकता है। यानी कि जो वनस्पति होती हैं, जो मनुष्य तल के अंदर पाई जाती हैं, वहाँ पर पानी की क्या होती है? कमी होती है। तो पानी की कमी के कारण वहाँ का वाष्प उत्सर्जन पत्तियों में ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए उनकी पत्ती पर क्या पाया जाता है? ल्यूटिन का लेप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से इसको लिखें। जल्दी लिखिए क्वेश्चन नंबर 12। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों। देखिए पेरेकाइमा उत्तक किस क्षेत्र में पाया जाता है? सवाल क्या है?
पेरेंकाइमा ऊतक की छत्र में पाया जाता है। उत्तर देखिए इसका, पेरेंकाइमा ऊतक पत्तियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं विद्यार्थियों? पत्तियों में पाए जाते हैं। इस स्थिति में इसे क्लोरेकाइमा, क्या कहेंगे, इसको क्लोरेकाइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेंकाइमा की कोशिकाओं के लिए मध्य हवा की बड़ी भूमिका होती है, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। यानी कि जो पौधे पानी में होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उन सभी को तैरने में जो सहायक होती हैं वो पेरेंकाइमा कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है विद्यार्थियों? पेरेंकाइमा कोशिकाएं होती हैं, जिनके कारण जो जलीय पौधे होते हैं वो जल के ऊपर तैर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जल्दी से आप पश्चिम रेखा आकलन में उतारें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है विद्यार्थियों, जल्दी से देखकर इसको उतारें। और जिन विद्यार्थी उतार दिया वो पेज पलटें और पेज नंबर आ जाए 73 पर। अपना पेज पलट लें और 73 पेज पर आ जाएं, जहां पर 14वां क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में हम बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। हो गया, आगे चलें। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पेज पलटे सभी विद्यार्थी और क्वेश्चन नंबर 14 पर आए। गति के तीनों समीकरण लिखने हैं हमें, ठीक है। गति के तीनों समीकरण हमको हल करना है। देखिए 14वां क्वेश्चन है, गति के तीनों समीकरण लिखिए। तो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और तृतीय समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये गति के तीनों समीकरण है और इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है, जल्दी करें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और गणित के जो कार्यपत्र बाकी हैं उन सबकी वीडियो आपको समय पर मिल सके। लिख दिया, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन, पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है, परंतु कॉर्क सतह पर तैरता रहता है। इसका कारण स्पष्ट कीजिए कि लोहे की कील क्यों डूबती है और जो कॉर्क होगा वो पानी पे क्यों तैरता है। उत्तर देखिए इसका, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। विद्यार्थी इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि लोहे की कील का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व क्या है, अधिक होता है, तथा पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से क्या है, कम, अतः कील डूब जाती है। जबकि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा, कम है, तथा कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए कॉर्क तैरती है। अभी उत्प्लावन बल क्या होता है तो इसकी बात मैंने कार्यपत्रक में की थी। उत्प्लावन बल, पानी क्या करता है, हमेशा नीचे से ऊपर को एक बल लगाता है पानी के अंदर, उसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो जल्दी से लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। यहाँ पर आपको कॉर्क की जगह कुछ भी दूसरा कागज भी मिल सकता है कि कागज तैरता क्यों है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी के सामने अच्छी तरह से देखकर बिना गलती के इसको लिखें। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और 80% सवाल विद्यार्थियों, 80% सवाल आपकी इसी जो विज्ञान की जो वर्कबुक दी हुई है, आपको कार्य पुस्तिका दी गई है, चाहे विज्ञान की हो, चाहे गणित की, चाहे इंग्लिश की, 80% सवाल वार्षिक परीक्षा में इसी में से पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 16 क्वेश्चन की। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, शक्ति की परिभाषा व सूत्र लिखिए। शक्ति, उत्तर देखिए,
शक्ति की परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? वाट होता है। इसका सूत्र है P बराबर W/T। P शक्ति का मात्रक है, W किया गया कार्य और T मिस होता है समय। मैंने दोनों सूत्र यहाँ पे लिखे हैं, ये वाला भी लिखा हुआ है और ये वाला भी। दोनों सूत्र आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिखें और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो उतारे क्वेश्चन नंबर 16। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी छोटा है, वो भी आप लिख लें। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो विद्यार्थियों 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों का आंसर आप अच्छी तरह से लिखें। 1 मिनट का टाइम आपके पास लिखने के लिए, तो जल्दी लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की 18 नंबर। देखिए 18 और 19वां क्वेश्चन आप सभी के सामने कि तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लिखिए। विद्यार्थियों 2 नंबर में तरंग दैर्ध्य की परिभाषा वार्षिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। उत्तर, 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहलाती है और इसका मात्रक मीटर होता है। ये परिभाषा आपकी बुक के अंतर्गत दी गई है, वहां से मैंने देखो इसको लिखा है। तो आप सभी विद्यार्थी जो बुक में दी गई हैं वही आप भी अपने पच्चे रेखा आकलन में लिखें। इन सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको उत्तर बताए, ये सभी आंसर आपकी विज्ञान की किताब से लिए गए, जो आपकी 9th क्लास की विज्ञान की किताब, उसी में से देखकर मैंने ये सभी आंसर लिखे हैं। तो एकदम करेक्ट है, अच्छी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। लिखें क्वेश्चन नंबर 18 और 19वां भी लिखते हैं कि आवर्तकाल किसे कहते हैं। उत्तर है, एक आवर्ती को पूरा होने में लगने वाले समय को आवर्ती का आवर्तकाल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दोनों लिखें, 17, 18 और 19 लिखें। आराम से लिखें। क्वेश्चन नंबर 18, 19 आपके सामने है। नेक्स्ट, इसके बाद 20 नंबर एक छोटा क्वेश्चन है, आवर्ती की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, आवर्ती की परिभाषा मैं बता देता हूं आपको। देखिए, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसका सूत्र होता है म्यू बराबर 1/T और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होगा? हर्ट्ज होता है, जिसे इंग्लिश में H और Z से लिखा जाता है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवर्ती किसे कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कैसे किसे कहते हैं, ये छोटे सवाल 2-2 नंबर में आपकी वार्षिक परीक्षा पूछे जाएंगे। जल्दी से आप इसका आंसर लिखें। तो इसी के साथ हमारे यहाँ 20 सवाल कंप्लीट होते हैं। 20 सवाल हमने आपको बता दिए, उत्तर सहित बताएं। यदि किसी के बाकी रह गया हो तो एक बार आप देख ली। एक से लगाकर 20 सवाल मैंने आपको कराए हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। पच्चे रेखा आकलन की बात कर रहे थे और सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। 11वां सवाल, 12वां सवाल, कुछ सवाल बहुत बड़े थे, यहाँ पर जगह कम थी, फिर भी मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से लिखने की कोशिश की है। आप भी मेरी तरह छोटे छोटे लिखें और अच्छी तरह से जमा कर लिखें। 13, फिर 14 नंबर, 15 नंबर, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की। पेज नंबर है 74। देखिए 21वां क्वेश्चन, है अवश्वेत ध्वनि तथा पराश्वेत ध्वनि में अंतर स्पष्ट कीजिए। छात्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अवश्वेत ध्वनि, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तथा कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली इसे सुन सकते हैं। यहाँ सुन, यहाँ रखें, सुन
सकते हैं, ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखें, इसे सुन सकते हैं, पीछे लिख देना आप, सकते हैं। ओके। दूसरी है पराध्वनि, इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तथा ईसीजी व सोनोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गुर्दे के अंदर पथरी होती है उसको तोड़ने के लिए भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो आंसर मैंने बता दिए, आप अच्छी तरह से इसको लिखें। अवश्य ध्वनि और पराशय ध्वनि इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अवश्य में क्या होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगी और पराशय में 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसके नीचे दिया हुआ है 22वां क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं हम। यहां पर आप देखना, सुन सकते हैं, ये लिखना पीछे, यहाँ मैं मिटा देता हूं, पीछे लिखना सुन सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल मुख्य किन दो बातों पर निर्भर करती है? तो विद्यार्थियों, पहला है ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेगी। कहाँ पर करेगी? कोई भी माध्यम होगा, चाहे ठोस हो, द्रव हो या फिर गैसीय माध्यम, इसके घनत्व पर निर्भर करती है। फिर ध्वनि की चाल तापमान व लॉस पर निर्भर करती है। किस पर? लॉस पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर आप सभी के सामने अच्छी तरह से देख करके आप सभी इसका उत्तर लिखें। आज हमारी विज्ञान की जो कार्य पुस्तिका है उसका समापन हो जाएगा। आज समापन होने वाला है। कुल लगभग हमें इसको करने में 13 दिन का समय लगा है। 1 माह से शुरू किया था और आज 13 तारीख है और आज हमारा यहाँ पर समापन हो रहा है। ये हमारी अंतिम क्लास है और 22 सवाल हो चुके हैं, कुल 5 सवाल अभी बाकी हैं, तो जल्दी कीजिए। लिख दिया? आगे चलते हैं और देखते 23वां क्वेश्चन। देखिए, अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। अंतरा फसलीकरण, देखिए उत्तर, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना, जिसमें कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल, एक उसके एकांतर दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार की फसल उगाना अंतरा फसलीकरण कहलाता है। जैसे कि सोयाबीन व मक्का और बाजरा और लीबिया, यानी 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाना। क्या उगाना विद्यार्थी? एक साथ, लेकिन अलग अलग पंक्ति में। एक पंक्ति में जैसे कि सोयाबीन उगा दी हमने यहाँ पर, तो दूसरी पंक्ति में मक्का उगाया, वहाँ पर सोयाबीन। इस प्रकार पंक्ति में उगाना क्या कहलाएगा? अंतरा फसलीकरण कहलाता है। जल्दी इसको लिखें। और क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 नीचे दिया, वो भी मैं बता देता हूँ। फसल चक्र की परिभाषा लिखिए। साथियों, 2 नंबर में ये वार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो उत्तर देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहलाती है। यानी एक के बाद दूसरी फसल को उगाना, वह भी निश्चित समय अंतराल में। ठीक है, यानी 3 महीने हमने कुछ दूसरी फसल उगाई, फिर उसी खेत के अंतर्गत 3 महीने हम दूसरी फसल उगाते हैं, तो समय भी निश्चित होगा और अलग अलग फसल उगाई जाती हैं। इसको बोला जाता है फसल चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब हमारे 3 क्वेश्चन और रहे हैं, तो जल्दी करें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इतने महीने से आपके लिए 25 कार्यपत्र और बाकी वाले सारे 59 कार्यपत्र बनाए हैं, तो आप केवल एक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। हो गया। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस सेरेना इंडिका। क्या विद्यार्थियों? एपिस सेरेना इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ये हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दोनों नाम है, आप एक ही है दोनों, तो आप इसको अच्छी तरह से लिखें। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 लिखें। नेक्स्ट, पशुपालन के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, पशुपालन के उद्देश्य लिखें। विद्यार्थी, वैसे तो पशुपालन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन 2 उद्देश्य यहाँ मैंने लिखे हैं। पशुपालन द्वारा आर्थिक लाभ कमाया जाता है, यानी एक है उद्देश्य कि आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। क्या? आर्थिक लाभ। दूसरा, पशुओं की नस्ल में सुधार करके अधिक उत्पादन बढ़ाना। पशु हो गए विद्यार्थियों, उसकी नस्ल में हम सुधार कर सकते हैं और इससे अधिक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और अंतिम क्वेश्चन है
देखिए अंतिम क्वेश्चन, मैरीकल्चर की परिभाषा लिखिए। उत्तर है आर्थिक महत्व की समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन क्या कहलाएगा, मैरीकल्चर कहलाता है। और इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारे विज्ञान की कार्य पुस्तिका यहाँ होता है समापन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 और 27 का उत्तर लिखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने पूरा पश्चिम रेखा आकलन के आपके 27 सवाल को उत्तर मैंने आपको करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंतिम बार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों ये आपका अपना चैनल है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही हम आपको मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे। और आप पहले मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको किस विषय के मॉडल पेपर सबसे पहले चाहिए। वो मॉडल पेपर मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में आप अपनी तैयारी अच्छी करके अच्छे नंबर से पास हो सके। और 10वीं में भी मैं आपको कंटिन्यू इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूंगा। तो अपनी आज की क्लास में इतना ही। तो हमारा यहाँ पर पश्चिम कार्यपत्र जो था विद्यार्थियों समाप्त होता है। कुल 27 सवाल थे जिसकी मैंने बात की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक नीचे दिया गया है। जय हिंद।